बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम प्लेटो पढ़ रहे थे इसमें, जिसके अंतर्गत कई सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत। दार्शनिक शासक का सिद्धांत जो कि मेन है रिपब्लिक में, जो रिपब्लिक है उसका मेन उद्देश्य है दार्शनिक शासक की स्थापना करना और दार्शनिक शासक के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करना। अब प्लेटो जो है एक दार्शनिक शासक बनाना चाहता है। इस दार्शनिक शासक में कई गुण होने चाहिए। मेन धुरी है आदर्श राज्य की। दार्शनिक शासक, जब तक एक दार्शनिक शासक नहीं होगा तब तक एक आदर्श राज्य की स्थापना भी नहीं हो सकती है। तो प्लेटो ने ये कहा कि जो दार्शनिक शासक है उसका मेन गुण क्या होगा। हमने जब आदर्श राज्य पढ़ा तो राज्य के प्लेटो ने 3 अंग बताए हैं, 3 वर्ग बताए हैं। कौन कौन से? वो है उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। और तीनों के ही अलग अलग गुण बताए। उत्पादक वर्ग का कौन सा गुण है? उत्पादक वर्ग का? संपत्ति प्रेम। और सैनिक वर्ग का उत्साह। और दार्शनिक वर्ग का कौन सा प्रमुख गुण है? कौन सी गुण की मात्रा उसमें अधिक होगी? विवेक। कौन सा गुण ज्यादा होगा उसमें? विवेक। यानी कि एक दार्शनिक शासक तभी बनेगा जब उसमें विवेक की मात्रा या विवेक का गुण ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि दार्शनिक शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे प्रमुख गुण कौन सा? विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील होना चाहिए। क्या मतलब होता है विवेक का? किसे कहते हैं विवेक? कोई भी कार्य जब सोच समझकर किया जाता है, बुद्धि के द्वारा सही गलत का निर्णय करते हुए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विवेकशीलता। और प्लेटो ये कहता है कि एक दार्शनिक शासक का जो कि प्रमुख गुण है कौन सा? विवेक। विवेक की मात्रा होना या विवेक के गुण का होना अनिवार्य है। जब विवेक जैसा गुण दार्शनिक शासक में होगा तभी वह अपने अंतिम उद्देश्य, क्या? आदर्श राज्य। दार्शनिक शासक का प्रमुख उद्देश्य या प्लेटो का अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो जब दार्शनिक शासक में या किसी व्यक्ति में जब विवेक की मात्रा ज्यादा होगी तो ही वो अपने अंतिम उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना कर पाएगा। दूसरा गुण, सत्य का अनुगामी। सत्य का अनुगामी होना चाहिए। अनुगामी यानी सत्य का अनुसरण करने वाला, ठीक है। सत्य को मानने वाला होना चाहिए। जो झूठ प्रपंच है उनसे उसे दूर रहना चाहिए और सत्य का अनुसरण उसे करना चाहिए। अगला जो गुण है न्याय प्रेमी। न्याय का प्रेमी होना चाहिए। कैसे? क्या अर्थ है न्याय का प्लेटो के अनुसार? किसे कहता है प्लेटो न्याय? जब हमने न्याय का सिद्धांत पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा आधुनिक अवधारणा से बिल्कुल अलग है ना। तो न्याय किसे कहता है प्लेटो? प्लेटो के शासन में जो प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए हैं, तीनों के अलग अलग कार्य उनके गुणों के हिसाब से विभाजित किए हैं। जब प्रत्येक वर्ग के द्वारा अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य किए जाए तो किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना होगी। तो प्लेटो ये कहता है जब शासक प्रत्येक वर्ग को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करवाए, उनके अनुसार वर्गीकरण करे, उनको उनके कर्तव्यों का पालन करने में मदद करे, तो वो क्या कहलाएगा? न्याय का प्रेमी। न्याय का प्रेमी यानी दंड देने की व्यवस्था से नहीं है, बल्कि न्याय का प्रेमी का मतलब क्या है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने गुणों के हिसाब से कार्य करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उसे न्याय की स्थापना होगी।
अगली विशेषता क्या है? अगला गुण क्या कौन सा होना चाहिए? आत्मनियंत्रण। ये प्रमुख गुण है। विवेकशील तो हो ही, साथ में ही आत्मनियंत्रण का गुण भी उसमें हो। ऐसे ना हो कि क्षण भर में वो क्रोध में आ जाए और जो व्यवहार उसे ना करना चाहिए वो व्यवहार वो कर जाए। तो उसे स्वयं पर, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। अगला जो गुण है क्या कौन सा है? स्मरण शक्ति कैसी हो? तेज हो। जब किसी राजा की स्मरण शक्ति तेज होगी तो ही वो किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो स्मरण शक्ति कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। फिर अगली विशेषता कौन सी विशेषता है? शांत स्वभाव। शांत स्वभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जनता है उसके सामने कोई भी बात रखने से पहले 10 बार सोचे। उसे किसी भी बात पर शांत होके उस बात को सुनना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उसे सुनकर फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये विशेषताएं, ये गुण बताए हैं प्लेटो ने किसी भी दार्शनिक शासक में, और इन गुणों के द्वारा ही एक दार्शनिक शासक बन सकता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो है दार्शनिक शासक, उसके अंतर्गत प्लेटो ने दार्शनिक शासक के कार्य बताए हैं। गुण तो बता दिए कि विवेकशील हो, संयमित हो, ठीक है, शांत होना चाहिए, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, स्मरण शक्ति तेज होनी चाहिए। लेकिन अब काम कौन से करेगा दार्शनिक शासक? क्या क्या कार्य करने चाहिए दार्शनिक शासक को? तो दार्शनिक शासक के कार्य, दार्शनिक शासक के कौन कौन से कार्य, कौन कौन से कार्य प्लेटो ने बताए हैं दार्शनिक शासक के? तो सबसे पहला कार्य बताया है राज्य में धन और निर्धनता को रोकना। क्या मतलब है इसका? धन और निर्धनता को रोकना। प्लेटो ये कहता है कि दार्शनिक शासक का प्रमुख कार्य है कि वो राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था करे कि ना तो कोई व्यक्ति ज्यादा धनी हो और ना ही ज्यादा निर्धन हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए, इस प्रकार के कार्य करे जिससे कि राज्य में एक संतुलित, एक मध्यम जो वर्ग होता है उसका निर्माण हो, यानी कि ना तो ज़्यादा धनी हो कोई व्यक्ति और ना ही ज़्यादा निर्धन हो, सभी लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा कार्य न्याय प्रशासन की व्यवस्था करना। न्याय प्रशासन की व्यवस्था करना, क्या अर्थ है इसका? 3 वर्ग बनाए हैं प्लेटो ने, ठीक है, तीनों के गुण बता दिए, तीनों के कार्य बता दिए। अब इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? दार्शनिक शासक की। जो भी वर्ग बनाए गए हैं, उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक शासक, उनके जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनको लागू करने की, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? दार्शनिक शासक की। फिर अगला कार्य बताया है राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। वृद्धि या कमी को रोकना। क्या करना चाहिए कि राज्य की सीमा ना तो इतनी होनी चाहिए कि इस शासक द्वारा संभाली ना जा सके और ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि उसे सीमा ही ना कहा जा सके। तो दोनों ही चीज़ों का दार्शनिक शासक को ध्यान रखना होगा कि
राज्य में इतनी बढ़ोतरी भी ना करे, इतना भी फैलाव ना करे जिससे कि वो उसे ठीक प्रकार से संभाल ही ना सके, और ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि उसे राज्य ही ना कहा जा सके। अगला कार्य कौन सा बताया है? शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा व्यवस्था को लागू करना। पढ़ा था क्या हमने शिक्षा सिद्धांत? क्या था उसमें? क्या बताया है प्लेटो ने? कब से कब तक है शिक्षा? कितने भागों में बांटा है शिक्षा योजना को प्लेटो ने? बताइए, याद है कुछ? शिक्षा योजना को प्लेटो बांटता है 2 भागों में, है ना, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। कब से कब तक दी है प्लेटो ने शिक्षा योजना? 6 से 50 वर्ष तक। अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, अलग अलग कार्य बताए हैं, अलग अलग शिक्षा व्यवस्था देने की योजना बनाई है पूरी। काफी लंबी प्रक्रिया है। तो इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? दार्शनिक शासक की। जो भी शिक्षा व्यवस्था प्लेटो बताते हैं उस शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग उम्र के हिसाब से जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? दार्शनिक शासक की। ये कार्य प्लेटो के द्वारा बताए गए हैं जो कि एक दार्शनिक शासक को करने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद दार्शनिक शासक के गुण हो गए, कार्य हो गए हैं कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन क्या कोई आलोचना भी हो सकती है? क्या कमियां हो सकती हैं? क्या कि दार्शनिक शासक की आलोचना क्या होगी? कौन सा गुण प्रधान है दार्शनिक शासक में? कौन से गुण की मात्रा ज्यादा होगी किसी भी एक शासक में? दार्शनिक शासक की बात हो रही है, प्लेटो के शासक की बात हो रही है, तो उसकी आलोचना हम करेंगे कि उसमें कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी आलोचना हम कर सकते हैं। कौन सा गुण प्रधान होना चाहिए उसमें? विवेक की मात्रा। ठीक है, तो क्या आलोचना होगी? पहली आलोचना प्लेटो के अनुसार निरंकुश शासक। कैसे? प्लेटो ने अपने राज्य के अंतर्गत आदर्श राज्य में जो दार्शनिक शासक बनाया है, ठीक है, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं किया है, यानी उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। वो प्रथाओं से, धर्म से, सभी से फ्री है। वो उनके अनुसार कार्य नहीं करेगा, जैसे उसकी इच्छा होगी वैसे कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये संभावना है कि जब किसी व्यक्ति पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है, जब किसी का नियंत्रण नहीं है तो मनमानी करेगा ही। तो एक दार्शनिक शासक निरंकुश हो सकता है। दार्शनिक शासक निरंकुश हो सकता है। जब किसी पर कोई नियंत्रण होता है ना, तभी उसको कोई कार्य करने से पहले 10 बार सोचना होता है। अब दार्शनिक शासक पर तो किसी का भी नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण ही नहीं है तो वो मनमानी करेगा, निरंकुश हो सकता है। तो ये संभावनाएं पूरी हैं कि दार्शनिक शासक निरंकुश हो सकता है। दूसरी जो आलोचना है कि अवधारणा में अंतर विरोध है। अवधारणा में अंतर विरोध है। कैसे? कैसे अंतर विरोध है अवधारणा में? एक तरफ तो प्लेटो ये कहता है कि जो दार्शनिक शासक है उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। है क्या? प्लेटो तो ये बोल रहा है कि एक तरफ वो निरंकुश है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। निरंकुश नहीं बोला है, लेकिन किसी का नियंत्रण भी नहीं लगाया है। और जब किसी पर नियंत्रण नहीं होता है तो ये संभावनाएं होती है कि वो निरंकुश होगा। तो एक तरफ तो प्लेटो ये कह रहा है कि जो दार्शनिक शासक है उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो दार्शनिक शासक के कर्तव्य भी बताता है। दार्शनिक शासक के कर्तव्य बताएं। अभी जस्ट इससे पहले हमने उनके कार्य पढ़े हैं दार्शनिक शासक के, कि दार्शनिक शासक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये हमने पढ़े। कौन कौन से कर्तव्य बताए हैं? शिक्षा की व्यवस्था करना, न्याय की स्थापना करना, राज्य में गरीबी या अमीरी को देखना, राज्य का क्षेत्र कितना है उसको देखना। ये सारे कार्य किसके हैं? दार्शनिक शासक के। एक तरफ तो प्लेटो बोलता है कि दार्शनिक शासक पर किसी का नियंत्रण नहीं है, दूसरी तरफ उसके कर्तव्य
बता दिए हैं कि प्लेटो कि जो दार्शनिक शासक है उसे ये कार्य करने चाहिए, बाउंडेशन लगा दी। दोनों ही बातें कर रहा है प्लेटो, यानी कि क्या है ये अंतर विरोध है। जो प्लेटो की अवधारणा है उसमें ही अंतर विरोध है। अगली आलोचना, दार्शनिक शासक एक असफल शासक होगा। दार्शनिक शासक एक असफल शासक होगा। कैसे, आप भी बताइए कैसे, कब बनेगा दार्शनिक शासक, कितनी उम्र होने तक, जब वो 50 साल का होगा। ठीक है, 50 साल तक, 50 साल की उम्र तक जब एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके बाद वो जब वो दार्शनिक शासक बनता है, यानी कि इस उम्र तक व्यक्ति की कार्य क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो शासक का कार्यभार संभाल सके। फिर दूसरी बात, प्लेटो बोलता है कि दार्शनिक शासक में कौन सा गुण प्रधान है, विवेक। इस समय तक आते आते व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास की तरफ जाने का उसका मन करता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए दार्शनिक शासक मिल भी गया, तो जो दार्शनिक शासक का जो व्यवहार होता है, ये जो व्यवहारिक संभावनाएं हैं वो ये हैं कि जो दार्शनिक शासक हैं, जो छल कपट करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा। पहली बात तो बना ही लेट। ठीक है, इस उम्र तक आने तक व्यक्ति में कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब मान लीजिए मिल भी गया दार्शनिक शासक, अब मिल गया तो विवेक तत्व उसमें बहुत ज़्यादा है, विवेक की मात्रा उसमें कम है, यानी वो शांत है, संयमित जीवन जीने वाला है। अब ऐसा व्यक्ति अपने राज्य की छल कपट करने वाले लोगों से, कपटी लोगों से अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा। अगली आलोचना, ये अवधारणा कैसी है, जनतंत्र विरोधी अवधारणा। क्यों है ये जनतंत्र विरोधी? क्या होता है जनतंत्र में? व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, सभी को समानता मिलती है, लेकिन क्या प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की अवधारणा में ऐसा है? नहीं है। प्लेटो के राज्य में लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, उनके कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं, एक बाउंड्री बना दी गई है, उसी के अंतर्गत उन्हें कार्य करना है। फिर उनमें प्रमुख जो होता है, जो जनतंत्र होता है, उसमें किसका शासन होता है? जनता का। जबकि प्लेटो के इस आदर्श राज्य में किसका शासन है? विवेक का या दार्शनिक शासक का। किसका कहा माना जाएगा? दार्शनिक शासक का। जबकि जनतंत्र में किसका कहा माना जाता है? जनता का। फिर इसी से संबंधित जनतंत्र विरोधी कैसे है कि इसके अंतर्गत जनतंत्र में अधिकारों का वर्णन किया जाता है, अधिकार दिए गए हैं, हमें भी दिए गए हैं अधिकार, क्योंकि हम लोकतंत्र में या जनतंत्र में रहते हैं। क्या प्लेटो की अवधारणाओं में हमें कई अधिकार मिले? हमने कहीं पढ़े हैं कि प्लेटो ने अधिकारों का वर्णन किया है? अभी तक हमने केवल यही पढ़ा कि प्लेटो ने कर्तव्य बताए हैं। तो जनतंत्र में अधिकारों का वर्णन है, अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, जबकि ऐसा कोई वर्णन प्लेटो नहीं करता है। ये सारी जो बातें हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? जनतंत्र विरोधी अवधारणा में। कौन कौन सी बातें आ जाएंगी कि प्लेटो किसको महत्व दे रहा है? विवेक को। जब ये जनतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का। प्लेटो बोलता है कि केवल कर्तव्यों पर बल दे रहा है, जबकि जनतंत्र किस पर भी बल देता है? अधिकारों पर भी। जनतंत्र होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता को महत्व देता है, जबकि प्लेटो के इस आदर्श राज्य में लोगों को स्वतंत्रता और समानता है ही नहीं, क्योंकि प्लेटो ने पहले ही वर्ग बना दिए हैं और उनके अनुसार कर्तव्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद कि प्लेटो कहता है कि जनतंत्र में जनता का नियंत्रण होता है शासन पर, कानून का नियंत्रण होता है, जबकि प्लेटो के आदर्श राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। दार्शनिक शासक पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। अब इसके बाद अगली आलोचना, नागरिकों की स्थिति कैसी है?
नागरिकों की दासतापूर्ण स्थिति, नागरिकों की दासतापूर्ण स्थिति। कैसे? प्लेटो ने यह कहा कि दार्शनिक वर्ग का कार्य है, दार्शनिक वर्ग का प्रमुख गुण है विवेक, इसलिए उसको शासन करना चाहिए। उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण है संपत्ति प्रेम, इसलिए उसे उत्पादन संबंधी कार्य करने चाहिए। और जो उत्पादक वर्ग है वो संरक्षक वर्ग या दार्शनिक शासक के आदेशों का ही पालन करेगा। जो संरक्षक वर्ग है उसको वो संपत्ति देगा। हमने पढ़ा था संपत्ति के साम्यवाद में कि जो उत्पादक वर्ग है वो उपहार स्वरूप संरक्षक वर्ग को कुछ पूंजी दे देगा, ठीक है। तो इसके बदले में उत्पादक वर्ग हमेशा इस संरक्षक वर्गों के आदेशों का पालन करेगा। यानी कि जो उत्पादक वर्ग है वो कैसे हो गए? एक प्रकार से दास हो गए, क्योंकि हमेशा उन्हें उनके आदेशों का पालन करना है। अगली जो इसकी आलोचना होगी वो क्या है? विधि की उपेक्षा करता है, विधि की उपेक्षा। और किसको महत्व दे रहा है? केवल किसको महत्व दे रहा है? केवल विवेक को। जो दार्शनिक शासक का विवेक है उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, जबकि विवेक को महत्व नहीं दे रहा है। प्लेटो की पूरी आस्था किसमें है? विवेक में। किसका स्थान ले रहा है ये विवेक? विधि का। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आधुनिक समय में विधि महत्वपूर्ण रखती है, विवेक नहीं। अन्य जो आलोचना है वो है कि प्लेटो कहता है कि आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। ये है क्या? आधुनिक समय में क्या ये दार्शनिक शासक की अवधारणा को आप लागू कर सकते हैं क्या? आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, अनुरूप नहीं है। कैसे नहीं है? पहली बात तो जो आधुनिक युग में है, आधुनिक युग है उसमें जनसंख्या ज्यादा है, बड़े बड़े राज्य होते हैं। उन बड़े बड़े राज्यों को एक अकेले दार्शनिक शासक के द्वारा संभाला जाना मुमकिन नहीं है। और जो भी व्यवस्था प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक की दी है उस व्यवस्था को आधुनिक समय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी की जो आधुनिक समय में जो समस्याएं हैं वो इतनी ज्यादा जटिल है कि दार्शनिक शासक अकेला उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, उसे अन्य सहयोगियों की भी जरूरत होगी। तो जो प्लेटो की दार्शनिक शासक की अवधारणा है उसे वर्तमान में हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये आलोचनाएं थी दार्शनिक शासक की, ठीक है। ये दार्शनिक शासक की अवधारणा कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक और रहता है इसके अंतर्गत, प्लेटो के अंतर्गत, कि प्लेटो की जो लॉज है, क्या है लॉज? क्या है लॉज? किसे कहते हैं लॉज? पढ़ा है क्या? शुरू वाली क्लास ली होगी तो शायद आपको ध्यान होगा। क्या है लॉज? प्लेटो ने जो ये रिपब्लिक लिखी है, ठीक है ना, क्या है रिपब्लिक? आज थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लॉज की तरफ आएंगे। क्या है लॉज? प्लेटो ने जो रिपब्लिक की रचना की वो किस पद्धति से की? किस पद्धति पर आधारित है प्लेटो की ये जो रचना? निगमनात्मक। किसे कहते हैं निगमनात्मक? बताइए। निगमनात्मक यानी पहले से सोच लेना, कल्पना कर लेना और उसको साकार रूप देने की कोशिश करना। अब इतने सिद्धांत हमने पढ़ लिए प्लेटो के, ठीक है। कौन कौन सा सिद्धांत पढ़ा? न्याय का सिद्धांत हमने पढ़ा है, शिक्षा योजना हमने पढ़ी है, दार्शनिक शासक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इनको पढ़ने के बाद हमें क्या ये लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि पूरी तरीके से कल्पना है, वास्तविकता तो पॉसिबल ही नहीं? क्या आपको लगता है कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसे वर्तमान में आप लागू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। प्लेटो ने जो 3 वर्ग बना दिए आधुनिक समय में लागू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दे दी उसे लागू कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या दार्शनिक शासक मिल सकता है क्या हमें? 50 साल के बाद किसी में इतनी कैपेसिटी होगी कि वो राज्य को संभाले, वो भी अकेले अपने विवेक के आधार पर? तो ये भी संभव नहीं है।
तो ये जो सारी कल्पनाएं हैं उनको साकार रूप दिया प्लेटो ने किसके अंतर्गत? रिपब्लिक के अंतर्गत। रिपब्लिक पूरे तरीके से किस पे आधारित है? कल्पना पर, और कल्पना पर आधारित पद्धति को हम क्या बोलते हैं? निगमनात्मक पद्धति। कुछ समय जब प्लेटो ने ये सिद्धांत दे दिए, सारे जितने भी सिद्धांत हैं प्लेटो ने दे दिए, उसे स्वयं ये लगने लगा कि जो ये वर्तमान आधुनिक समय है उसमें, उसके समय में ही, प्लेटो के समय में ही प्लेटो ने खुद ही ये महसूस कर लिया कि जो अवधारणाएं प्लेटो ने दी उसे हम लागू नहीं कर सकते। फिर उनका संशोधित रूप उसने किस में प्रस्तुत किया? लॉज में। ये लॉज रिपब्लिक का ही संशोधित रूप है। रिपब्लिक के अंतर्गत जितनी भी कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करते हुए प्लेटो ने कौन सी रचना लिखी है? लॉज लिखी है। अब रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या कहा? 3 वर्ग होने चाहिए, ठीक है, तीनों के गुण प्रधान होने चाहिए। विधि का महत्व नहीं है, केवल किसका महत्व है? विवेक का। दार्शनिक शासक आदर्श राज्य की स्थापना करेगा, एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। तो जो भी कमियां रही उनको पूरा किया प्लेटो ने किसके अंतर्गत? लॉज के अंतर्गत। अब लॉज में प्लेटो ने किस किस को महत्व दिया है, किसको महत्व नहीं दिया है, कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है, कितनी जनसंख्या बताई है प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के अंतर्गत, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।